वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आज देश ने नम आंखों से सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कल अस्थियों को हरिद्वार गंगा में विसर्जित किया जाएगा। बिपिन रावत और सभी शहीदों को शत शत नमन। और सीडीएस जनरल बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन हो गए। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर शमशान घाट पर अंतिम विदाई दी गई। सीडीएस बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में नागरिकों ने "जब तक सूरज चांद रहेगा, बिपिन जी आपका नाम रहेगा" के नारे लगाए। इस दौरान उन्हें 17 तोपों की सलामी भी दी गई। देखिए। आज देश की हर आंख नम है, दिल में भावनाओं का गुबार है। देश ने आज राष्ट्र रक्षक, वीर योद्धा सीडीएस बिपिन रावत समेत सभी 13 शहीदों को नम आंखों से विदाई दी। सुबह जब जनरल रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचा तो लोग अपने इस वीर को सलामी दे रहे थे। भारत माता की जयकारों के नारे लगाए जा रहे थे। माहौल बेहद गमगीन था। हर हिंदुस्तानी इस मनहूस घड़ी को देखना नहीं चाहता था, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। आम हो या खास, देश के वीर योद्धा को हर कोई पुष्पांजलि देकर उन्हें नमन कर रहा था। इन तस्वीरों को देखिए कि जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल इस वीर योद्धा को सर झुकाकर नमन कर रहे थे। क्योंकि हमने जिस शख्सियत को खोया है, उसने हमेशा देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। देश की सैन्य मजबूती के विकास से लेकर देश के हर किसी संकट का डटकर सामना किया था। देश की सेना को आधुनिक बनाने में जो उन्होंने योगदान दिया, उसे तो हमेशा याद रखा जाएगा। फिर चाहे म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद करने का काम, जनरल के हर फैसले ने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया था। इसीलिए तो आज हर व्यक्ति इस राष्ट्र रक्षक को आखिरी सलाम करने के लिए बेताब था। देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग जनरल रावत को आखिरी विदाई दे रहे थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वीर योद्धा को नमन करने पहुंचे थे। इनके अलावा जनरल रावत की बेटियों ने भी अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने आप में ही एक इतिहास का अध्याय। देश के पहले सीडीएस को हर कोई नमन करना चाहता था। श्रद्धांजलि सभा से लेकर अंतिम यात्रा तक लोगों का हुजूम उमड़ा था। दोपहर 2 बजे के बाद जब अंतिम यात्रा के लिए जनरल का पार्थिव शरीर सेना का वाहन लेकर निकला, तो दृश्य ऐसा था जिसे देखकर हर कोई वीर योद्धा की बहादुरी को सलाम कर रहा था। फूल मालाओं से सजे सेना के वाहनों के पीछे लोगों का हुजूम चल रहा था। सीडीएस रावत की अंतिम यात्रा का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, लोगों का हुजूम जन सैलाब में तब्दील होता जा रहा था। लोग सीडीएस के पार्थिव शरीर के साथ साथ दौड़ रहे थे और फिर धीरे धीरे ये काफिला बरार स्क्वायर अंत्येष्टि स्थल पहुंचा, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सेना के तमाम अधिकारी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में विधि विधान और सैन्य सम्मान के साथ सीडीएस रावत को अंतिम विदाई दी गई। जनरल रावत की दोनों बेटियों ने अंत्येष्टि की प्रक्रिया को पूरा किया
और अपने पिता को मुखाग्नि दी। और इसी के साथ देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और भारत ने अपने 2 बेहतरीन सैन्य अफसर खोए। वैसे सेना में शानदार व्यक्ति ही शामिल होते हैं, पर उनमें कुछ विलक्षण होते हैं जो शौर्य की अमिट गाथा लिखते हैं। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का आज अंतिम संस्कार किया गया। उनकी बेटियों कृतिका और तारिणी ने उनको मुखाग्नि दी है। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि 2 बेटियों को माता पिता को मुखाग्नि देनी पड़ी हो, लेकिन सेना के महानायक जनरल बिपिन रावत की बेटियों ने ये कर्तव्य निभाया। इसी तरह ब्रिगेडियर LS लिड्डर को उनकी 17 साल की बेटी आशना ने मुखाग्नि दी है। ब्रिगेडियर LS लिड्डर की बेटी आशना लिड्डर ने कहा है कि मेरे पापा मेरे साथ 17 साल तक रहें, हम उनकी अच्छी यादें अपने साथ लेकर चलेंगे। ये एक राष्ट्रीय क्षति है। मेरे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड और मेरे हीरो थे। वो बहुत खुश मिजाज इंसान थे और शायद ही इस तरह का कोई इंसान होगा। शायद हमारी किस्मत में यही था। वो मेरे सबसे बड़े प्रेरक थे। और हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग थे, जिनमें से 13 लोग शहीद हो गए। हादसे में एकमात्र बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हादसे में जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत के अलावा 11 अन्य फौजियों की मौत हो गई। इनमें एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के चालक दल के 4 वायु सैनिक भी शामिल हैं। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के अलावा 11 सैन्य कर्मियों की जान चली गई। इस दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आइए जानते हैं हेलीकॉप्टर में मौजूद बाकी 11 सैन्य अधिकारी किस पोस्ट पर थे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। एकमात्र वरुण सिंह ही है जो इस पूरे हादसे के बाद जीवित बचे व्यक्ति हैं। उनका वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। वरुण ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान के बैचमेट हैं। वरुण सिंह बेस्ट पायलट अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। उन्हें शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। रावत के बहुत करीबी माने जाते हैं ब्रिगेडियर LS लिड्डर। ब्रिगेडियर लिड्डर जनवरी 2021 से सीडीएस के रक्षा सहायक थे। उन्हें मेजर जनरल रैंक देने को मंजूरी दी जा चुकी थी। उन्हें एक डिवीजन का प्रभार संभालना था। परिवार में पत्नी गीतिका लिड्डर और बेटी आशना लिड्डर हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह 11 गोरखा राइफल्स के थे। वो IMA देहरादून में प्रशिक्षक थे। पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर में सेवा भी की। इसके अलावा सिक्किम स्काउट्स में भी रहे। वो कोर मुख्यालय में स्टाफ ऑफिसर भी रहे। लांस नायक बी साई तेजा पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे। लांस नायक तेजा मणिपुर और नागालैंड में आतंकवाद रोधी अभियान में भी शामिल थे। वो मिश्रित मार्शल आर्ट, हथियार रहित युद्ध, संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विशेषज्ञ थे। पंजाब के नायक गुरसेवक सिंह शहीद। गुरसेवक सिंह पैरा स्पेशल फोर्सेस के हिस्सा थे। वो मार्च 2004 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। वो विध्वंस विशेषज्ञ और हथियार रहित युद्ध और करीब से होने वाली लड़ाई लड़ने में भी माहिर थे। हवलदार सतपाल राय गोरखा राइफल्स रेजिमेंट का हिस्सा थे। वो मार्च 2002 में भारतीय सेना में भर्ती हुए। उन्होंने सियाचिन, नौशेरा, नागालैंड और साथ ही मणिपुर में भी सेवाएं दी। लांस नायक जितेंद्र कुमार।
सीहोर के जवान जितेंद्र कुमार को कुन्नूर प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवानी पड़ी। नायक जितेंद्र कुमार सीडीएस बिपिन रावत की सुरक्षा में तैनात थे। वो सीडीएस बिपिन रावत के पीएसओ थे। लांस नायक विवेक कुमार पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ चीन सीमा पर भी सेवाएं दी। कॉम्बैट फ्री फॉल के विशेषज्ञ थे। वो संचार विशेषज्ञ होने के साथ साथ हथियार रहित युद्ध में भी माहिर थे। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप को जून 2015 में एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। वो राजस्थान के गरधाना खुर्द से ताल्लुक रखते थे। जूनियर वारंट अधिकारी आरपी दास जून 2006 में भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए थे और एक फ्लाइट इंजीनियर थे। वो अंगुल, ओडिशा के रहने वाले थे। जूनियर वारंट अधिकारी प्रदीप जनवरी 2004 में भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए थे। वो एक फ्लाइट गनर थे। वो केरल के त्रिशूर से ताल्लुक रखते थे। विंग कमांडर पीएस चौहान जून 2002 में एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में कमीशन मिला। आगरा से संबंध रखते थे। इस हादसे में इतने शहीदों की मौतें देश के लिए एक बड़ी क्षति है, जिसे ना तो देश भूल पाएगा, ना ही हम। जनरल रावत की दोनों बेटियां ताबूत में रखे पिता के अवशेषों को एकटक निहारती रही। माहौल तब बेहद गमगीन हो गया जब इसी हादसे में शहीद ब्रिगेडियर एलिस लिडर की बेटी आशना पिता के ताबूत के पास पहुंची। वो कुछ पल देखती रही और फिर झुककर पिता के ताबूत को चूम लिया। ये देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल भर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। वाकई काफी ज्यादा भावुक वो पल और काफी ज्यादा मुश्किल होता वो पल था जब सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी जा रही थी। 17 तोपों की सलामी के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत समेत जान गंवाने वाले सभी 13 जाबाजों को आज अंतिम विदाई दी गई है। पूरे देश में इस घटना से शोक छाया हुआ है। जहां भारतीय सेना ने अपने जाबाजों के निधन पर भावुक ट्वीट किया है, वहीं कलाकारों और आम लोगों ने भी अपनी अपनी तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दुख की घड़ी में हर कोई जाबाजों को याद कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना ने कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश घटना में जान गंवाने वाले ब्रिगेडियर बिपिन रावत सहित 13 जाबाजों को आज इंडियन आर्मी ने बेहद भावुक ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। वहीं ट्वीट के जरिए कहा गया है, शत शत नमन, दिल से निकलेगी ना मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी लालचंद फलक। हमारा झंडा इसलिए नहीं लहराता क्योंकि उसे हवा हिलाती है। ये हर सैनिक की अंतिम सांस के साथ लहराता है जो कि इसकी रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं। पीपल के पत्ते में जनरल बिपिन रावत की तस्वीर को उकेरकर एक सुंदर सी आकृति किसी ने बनाई है, जो कि अब लगातार सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। इसी तरह सुदर्शन पटनायक ने रेत की कलाकृति से कुन्नूर हादसे में जान गंवाने वाले जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
यूपी के अमरोहा के एक कलाकार जुहैब खान ने दीवार पर 8 फीट का चित्र बनाकर बिपिन रावत को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी तरह अलग अलग आकृतियों में जान गंवाने वाले सभी लोगों को याद किया जा रहा है। और तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 लोग शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर में सवार केवल कैप्टन वरुण सिंह ही उसमें जीवित हैं। उनका इलाज चल रहा है। उनका अपने स्कूल के छात्रों को लिखा एक पत्र की इन दिनों बहुत चर्चा में है। कैप्टन वरुण सिंह शौर्य चक्र विजेता हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही ऐसे अकेले सैनिक हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में जिंदा बच गए हैं। फिलहाल उनका बेंगलुरु के सैनिक अस्पताल में इलाज जारी है। पूरे देश भर में उनके स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। 2 महीने पहले कैप्टन वरुण सिंह ने हरियाणा के चंद मंदिर छावनी में आर्मी स्कूल के छात्रों के लिए एक पत्र भी लिखा था। दरअसल इस स्कूल में कैप्टन वरुण सिंह भी पढ़े हैं। इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि किसी भी छात्र का औसत दर्जे का होना ठीक है, लेकिन ये किसी भी तरह उसके सामर्थ्य और उसके जीवन में आने वाली चीजों का पैमाना नहीं हो सकता। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों को ये भी लिखा कि आप जो भी काम करें उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें और उम्मीद न हारें। उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि वे भी अपने आप को औसत दर्जे का छात्र ही मानते थे, लेकिन वे हमेशा अच्छे प्रदर्शन के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपने पत्र में ये लिखा कि वे इस पत्र को खुद की तारीफ के लिए नहीं लिख रहे, बल्कि ये इसीलिए है कि ये पत्र उन बच्चों के लिए मददगार साबित हो सकता है जो ये सोचते हैं कि प्रतिस्पर्धा के इस बड़ी दुनिया में वे औसत दर्जे के छात्र हैं। उन्होंने लिखा कि मैं इतना औसत दर्जे का छात्र था कि 12वीं कक्षा में मुश्किल से प्रथम श्रेणी के नंबर ला पाया था। इसके अलावा स्कूल कॉलेज की दूसरी गतिविधियों में भी समान रूप से औसत था, लेकिन वह सोचते थे कि हवाई जहाज चलाएं। उन्होंने अपने पत्र में आगे ये भी लिखा कि जब मुझे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की तरफ से बुलावा आया तो फिर तब भी मुझ में विश्वास की कमी थी। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपने बारे में औसत ही सोचता हूँ। कैप्टन ने 4 पन्नों का ये पत्र लिखा था। हालांकि कैप्टन वरुण सिंह ने जो उपलब्धियां अपने जीवन में हासिल की थी, उससे स्कूल में उनका नाम आदर से लिया जाता था। कैप्टन का पत्र पढ़कर पूरा स्कूल भावुक हो गया था। स्कूल के प्रिंसिपल ने इस पत्र को सब छात्रों के सामने पढ़वाया था। एक तरह से कैप्टन ने स्कूल के बच्चों को ही ये संदेश दिया था कि वे हमेशा अपना आत्मविश्वास बनाकर रखें, पूरे हौसले के साथ काम करें। बताते चले कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स कोर्स में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। प्रायोगिक टेस्ट पायलट कोर्स की कठिन परीक्षा के लिए भी उन्हें चुन लिया गया। उन्हें तेजस लड़ाकू विमान के स्क्वाड्रन में भी तैनात किया गया था। वरुण सिंह को इसरो के ऐतिहासिक कार्यक्रम गगनयान के लिए भी तैयार की गई 12 लोगों की सूची में पहले नंबर पर रखा गया था। अगस्त महीने में तेजस विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद उन्होंने अपने आप को सुरक्षित बचा लिया था। इसके बाद उन्हें साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत के साथ शहीद हुए आगरा के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के परिवार से मुलाकात करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके घर पहुंचे। यूपी सरकार शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी। उनके नाम का एक स्मारक बनेगा और एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर सीएम योगी ने उनका ढांढस बंधाया है। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए आगरा के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के सरन नगर स्थित आवास पर शुक्रवार दोपहर को करीब 3:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने शहीद विंग कमांडर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शहीद के पिता सुरेंद्र सिंह को ढांढस बंधाया।
वो शहीद के घर पर करीब 20 मिनट तक रुके। इसके बाद रवाना हो गए। कुन्नूर हादसे में शहीद हुए आगरा के लाल पृथ्वी सिंह चौहान से मिलने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उसके बाद ही अंदर जाकर उनके परिवारजनों को सांत्वना दी, ढांढस बंधाया और साथ ही उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीडीएस विपिन रावत के साथ वो भी बुधवार को हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। उनके निधन से सरन नगर की हर आंख नम है। गली में मातम छाया हुआ है। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह 31 दिसंबर को आगरा स्थित अपने घर आने वाले थे। उन्हें पिता को जन्मदिन पर सरप्राइज देना था। उन्होंने परिजनों से ये बात साझा की थी, लेकिन पिता को बताने से मना किया था। गुरुवार सुबह इसकी जानकारी पिता को हुई। वो बार बार यही कह रहे थे, ऐसा सरप्राइज क्यों दे गया मेरा बेटा। पृथ्वी सिंह का जन्म एक कारोबारी परिवार में हुआ था, लेकिन उनका जुनून तो जंगी जहाज उड़ाना था। हवा से बातें करना उन्हें पसंद था। बचपन से ही देश प्रेमी थे। पृथ्वी एक उत्साही और निर्भीक योद्धा थे। एयरफोर्स के कई अभियानों में उन्होंने खुद को साबित किया था। लगातार यहाँ पर परिवार के साथ पहुंचकर उनको ढांढस बनाने के साथ साथ सरकारी हर जो संभव मदद है वो भी देने की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात कही। अपने साथी मुबीन के साथ राहुल शर्मा, नेटवर्क 10 आगरा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और देश के सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा कही गई कुछ बातें और उनके बयान हम सबको हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। देश की सेना को ताकतवर बनाने में जुटे रहे बिपिन रावत ने कई मौकों पर दुश्मनों को कड़ी चेतावनी दी थी। साथ ही देश की सुरक्षा से जुड़े हर पहलू पर उनकी नजर थी। आइए आपको उनके कुछ बयान सुनवाते हैं। स्टाफ का जो टास्क कटआउट है वो है तीनों सर्विस को एकजुट होकर सक्षम बनाना। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी, वो तो झांसी की रानी थी। बस आप इतना समझ जाइए कि आपकी सेनाएं जो है सक्षम है और तैयार है। देखिए, जब सेनाएं काम करती हैं तो जनता के कहने पे काम नहीं करती हैं। इस पे काफ़ी विचार विमर्श किया जाता है और विचार विमर्श करने के बाद ही ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है और उसके बाद जब कोई पॉलिटिकल डिसीजन लिया जाता है उसके ऊपर सेनाएं अमल करती हैं। इस वक्त हमारे को जरूरत है, हमारे आगे चुनौतियां हैं सीमाओं पर, और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम की जरूरत है, जो कि जमीनी थल सेना के लिए, हमारी वायुसेना और हमारी समुद्री सीमाओं पर समीक्षा करने वाली जो हमारी नौसेना है, उन सब की काबिलियत को बढ़ावा दे सकते। Yes, I do agree that you have to come to a peace deal with everybody. So if you have to come to a peace deal with them, you have to go for a negotiated peace. But in that, the Taliban or whichever organization is contemplating terror has to give up that weapon of terror. They have to come to the main table. They must come into the political mainstream. And then if they want to rule the country through the will of the people. The truth is known to us and our establishment. Our intelligence agencies have given ample proof of what had happened in Pulwama, and that is all I would like to say. Pakistan has continued to remain the epicenter of armed Islamic insurgency and terrorism. For 3 decades now, the Pakistan Army and its intelligence agency, the ISI, known as the Deep State, have been waging a proxy war in Jammu and Kashmir and are now increasingly resorting to non-kinetic means by launching vicious anti-India rhetoric on social media and propagating false communal narratives to create social disharmony within India. Cyber crimes in India during the global pandemic have gone up by almost 500%. We need to consider the emerging threats from new technologies like drones, ransomwares, Internet of Things devices, and also the role of nation states in these cyber attacks, which has made the problem more complicated and grave. The security challenges will rise proportionately. We must move out of the constant threat of sanctions or dependency on individual nations for our military requirements and invest in building long-term indigenous capabilities
for strategic independence and application of decisive military power to squarely meet the present and emerging challenges. We were concerned about how the terrorist activity from Afghanistan could overflow into India. And so to that extent, our contingency planning had been ongoing and we are prepared for that. Now, implicit in the role of the CDS involves the fostering of inter-services jointness in terms of budgeting, equipment purchases, training, joint doctrines, and planning of military operations, which is an imperative for modern warfare. Now, for our armed forces to succeed in the future wars, we need integration at the national level as well as between our three services. It is equally important that we prepare and sustain our forces in an integrated manner to enable them to fight in all theatres across all domains of warfare. Integration in operational logistics thus assumes immense importance as its essence lies in efficient and optimal employment of our resources in pursuit of our operational objectives. We had tsunamis, we had earthquakes, we had unprecedented rainfall causing floods in areas where we hardly had any rain. And this is not just in our country, it is happening in every nation. चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद।